पद्म सम्मानों में सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण, फिर इसके बाद भारत रत्न भी दिया जाता है। लेकिन पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये हम सभी जानते हैं कि सम्मान, नागरिक सम्मान की एक श्रृंखला है। इसमें पद्म विभूषण मिलना बड़ा सम्मान है। लेकिन नेताजी को जब पद्म विभूषण दिया गया है तो इस पर विरोध के सुर भी देखने को मिल रहे हैं और उनके परिवार में तो इस बात को लेकर नाराजगी है। कई बयान आ रहे हैं, वो सारे बयान मैं आपको बताऊंगा किसने क्या क्या कहा है। पद्म विभूषण से इतनी परेशानी क्यों है? पहली चीज, भारत रत्न देने की मांग अपनी जगह जायज है। बात सिर्फ यहां के विरोध की नहीं है, बात बीजेपी में भी इस तरह के विरोध के सुर सुनाई दिए, क्योंकि नेताजी को लेकर और राम मंदिर विवाद और राम मंदिर के दौर में नेताजी की जो भूमिका है उसको भी कई लोग कोट करते रहते हैं और वो भी इस बात के बहुत पक्ष में नहीं दिखाई देते। फिर तीसरा अहम पहलू, चाहे वो एसएम कृष्णा हो या मुलायम सिंह यादव हो, पद्म विभूषण या पद्म पुरस्कारों की भी क्या कोई राजनीति होती है? इसको लेकर सियासी जानकार, राजनीतिक विश्लेषक क्या कहते हैं? ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपके सामने इस रिपोर्ट में मैं रखने जा रहा हूं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुलायम सिंह यादव बहुत ही लोकप्रिय नेता रहे। उत्तर प्रदेश की सियासत ही नहीं बल्कि देश की सियासत में उन्होंने अपना एक मकाम बनाया। समाजवादी पार्टी को इतनी बड़ी पार्टी बनाया कि आज उत्तर प्रदेश में निर्विवाद रूप से बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत दल इस वक्त समाजवादी पार्टी दिखाई दे रहा है। अपने दम पर सत्ता में आना हो, केंद्र की राजनीति में बड़ा ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस रखना हो, ये सारी चीज़ें मुलायम सिंह यादव को एक यादगार राजनीतिक करियर या राजनेता के तौर पर दर्शाती हैं। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव। उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार की जगह सपाइयों ने भारत रत्न दिए जाने की मांग छेड़ दी है और जमकर छेड़ दी है। सपा नेताओं की इस मांग का बहू डिंपल यादव और छोटे भाई शिवपाल यादव, वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य, इन लोगों ने भी समर्थन किया है। वहीं मुलायम की छोटी बहू और भारतीय जनता पार्टी की नेता अपर्णा यादव ने कहा कि जो मिल गया है उसे स्वीकार करना चाहिए, सवाल नहीं। वो भी बहू है मुलायम सिंह यादव जी का, वो भी उतना ही सम्मान करती हैं, परिवार का हिस्सा है और इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, इस पर राजनीति हो रही है, लेकिन पद्म विभूषण ऐसा नहीं है, ये भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और पद्म विभूषण यूं भी नहीं है कि हर किसी को मिलता है। तो पद्म विभूषण मिलना एक बड़ा सम्मान है नेताजी के लिए। और भारत रत्न हमने देखा है कि बहुत ही एक भारत रत्न किसको मिले किसको नहीं मिले को लेकर एक बड़ी बहस चलती रहती है। तो भारत रत्न के लिए अभी बहुत प्रयास होंगे, लेकिन पद्म विभूषण मिलना भी एक कोई छोटा सम्मान नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अब ये राजनीति का हिस्सा बना है। राजनीति क्यों हो रही है इस पर? क्या पद्म विभूषण देकर मुलायम सिंह यादव के प्रति अपना सम्मान दिखाते हुए बीजेपी को इससे कोई फायदा मिल जाए वो उन लोगों से जो नेताजी को पसंद करते हैं और ये बताया जाए कि देखो हमने नेताजी का सम्मान किया है? दूसरी अहम बात यह कि समाजवादी पार्टी ने एकदम से इस एंगल को इस ओर मोड़ दिया कि पद्म विभूषण दिया, भारत रत्न नहीं दिया है, तो ये सम्मान नहीं, अपमान कर दिया। ऐसी बातें करना, इस तरह के बयान देना, ये बताता है कि ये बताया जाए कि कोई बड़ा सम्मान नहीं दिया गया, उसका क्रेडिट जो है बीजेपी को ना मिल जाए। क्या राजनीति इस चीज़ की है? मैं चाहूँगा आप भी अपनी राय रखें। ये बहुत महत्व की बात होती है, जब आपकी राय आती है तो उससे स्पष्ट होता है कि आम दर्शक, आप लोग क्या सोचते हैं इन विषयों पर और किस तरीके से आपको लगता है कि पद्म विभूषण जैसा बड़ा सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये इस पर राजनीति करना कितना सही, कितना गलत है? आप ज़रूर इस पर अपनी राय रखें। आइए सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि यूपी में भाजपा की सियासत कैसे मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देने से सदती दिखाई देती। ये बात सही है कि जो नागरिक सम्मान होते हैं, चाहे वो पद्मश्री हो, पद्म विभूषण हो, पद्म विभूषण सबसे बड़ा है, फिर पद्म भूषण है, फिर पद्मश्री है, ये राष्ट्रीय सम्मान है, इनको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन इस पर राजनीति होती है, ये बात भी सही है। इस घोषणा के दूरगामी परिणामों से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। दरअसल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने वैचारिक तौर पर धुर विरोधी और उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की राजनीति के प्रमुख चेहरा रहे पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से सम्मानित करके 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ट्रम्प कार्ड चल दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने भी भाजपा की इस चाल की कार्ड तलाशना आसान नहीं होगा। केंद्र सरकार की तरफ से की गई ये घोषणा उत्तर प्रदेश में भाजपा की पिछड़ों की लामबंदी के अभियान को साधने और उनको और करीब लाने की मुहिम में मददगार साबित हो सकती है। तो आप समझ गए, ये एक छोटे से संक्षेप में आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से ये एक बड़ा दांव हो सकता है। सम्मान तो है ही, लेकिन सम्मान के साथ साथ में मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिया जाना एक बड़ा मैसेज भी देता है और बीजेपी को सियासी फायदा हो सकता है, ऐसा भी कई राजनीतिक जानकार मानते हैं।
मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे। इस घोषणा के साथ भाजपा ने यह संदेश भी देने का प्रयास किया है कि मुलायम सिंह यादव के समर्थक भाजपा के साथ आए तो वो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, साथ ही उन्हें राजनीति में बड़ी हिस्सेदारी मिलेगी। इसी के साथ भाजपा ने यह भी संदेश देने का प्रयास किया है कि भाजपा वैचारिक विरोधियों का भी सम्मान करती है। हालांकि मुलायम सिंह यादव जी के विषय में हम आपको बता दें कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरह से आशीर्वाद दिया था, इस बात को प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो भी कई बार कोट कर चुके हैं, तो एक अलग रिश्ता देखने को मिलता है। और फिर मुलायम सिंह यादव जो हैं अंतिम समय में जब वो बहुत ज़्यादा भाषण नहीं दे पाते, बड़े तीखे अंदाज में कई बार अपने पार्टी कार्यकर्ताओं, अपने बेटे या अपने लोगों के खिलाफ भी बोल जाते थे। तो मुलायम सिंह यादव जी के एक दौर वो भी रहा है जब वो बहुत ही तेज तर्रार भाषण देते थे, एक दौर वो भी रहा है जब उनका नाम बहुत बड़ा था लेकिन पॉलिटिकली बहुत एक्टिव नहीं थे। हाँ, वो मैनपुरी से सांसद जरूर बने रहे, चुनाव भी लड़ा उन्होंने अस्वस्थता के बावजूद, अभी उनके निधन के बाद, और ये उनकी परंपरागत सीट थी, उनकी बहू जो है उनके निधन के बाद अब वहाँ से सांसद बनी है। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान की घोषणा के बाद अखिलेश यादव के लिए कहना अब काफ़ी मुश्किल होगा कि भाजपा पिछड़ों का सम्मान नहीं करती है। ये बड़ी बात है, आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि ये सम्मान नहीं, अपमान है ऐसा। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पद्म विभूषण एक बड़ा सम्मान है और राष्ट्र की गरिमा से जुड़ा हुआ है। सम्मान की अपनी गरिमा है। उन पर सवाल का जवाब देने का दबाव ज्यादा होगा, यानी अखिलेश यादव पर, कि किन कारणों से उन्होंने मुलायम सिंह को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से बेदखल कर दिया था। ये सवाल उनसे पूछे जाते हैं। हालांकि बीते दौर की बात हो गई है, अब ये कहना भी गलत होगा कि समाजवादी पार्टी पर अखिलेश यादव अपनी पकड़ नहीं बना पाए। अखिलेश यादव ने मैनेज किया है चीज़ों को। शिवपाल यादव की नाराजगी बहुत लंबे समय तक रही, अल्टीमेटली वो आ गए और भतीजे को छोटे नेताजी स्वीकार कर लिया। शिवपाल यादव को भी समझ में आ गया कि चलेगी तो अखिलेश यादव की चलेगी। आजम खान हो, तमाम विरोध हो, जितने विरोध हो, उनको कहीं ना कहीं मैनेज करते आए हैं अखिलेश यादव। और वो बहुत दूर की बात हो गई कि मुलायम सिंह यादव और उनके बीच कितनी दूरियां थीं, लेकिन इस सब के बावजूद अगर वो अब उनके सम्मान या अपमान की बात करते हैं तो ये मुद्दे उठकर सामने आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ताज्जुब नहीं है कि पद्म विभूषण की घोषणा के बाद 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा मुलायम सिंह यादव के समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की तरफ से उनके असम्मान को मुद्दा बनाए। उन्होंने जैसे ही बोला तो ये बात उठेगी जो अभी बात मैंने आपसे कही। पिछड़ों के बीच भाजपा ये कह सकती है कि जिन अखिलेश को मुलायम ने सब कुछ दिया, उन्होंने किस तरह उनका अपमान किया। ये मुद्दा कई बार उठता है। तो फिर जब अपमान और सम्मान की बात होती है तो इसमें तो सम्मान दिया ही जा रहा है बीजेपी की तरफ से, पद्म विभूषण, या भारत सरकार की तरफ से दिया गया है पद्म विभूषण सम्मान। सपाइयों ने मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न दिए जाने की मांग की है और इनमें स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, वो बोले कि मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देकर उनका अपमान किया गया है। स्वामी प्रसाद यादव के हालांकि बहुत सारे ऐसे बयान होते हैं जिनको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी होती है और वो अपमान कह रहे हैं। हालांकि इस बात का कोई समर्थन नहीं कर सकता कि पद्म विभूषण को अपमान कहा जाना अपने आप में एक बहुत अपमानजनक टिप्पणी है। अब वो भारत रत्न की मांग कर सकते हैं, लेकिन पद्म विभूषण दिया जाना अपमान है, ये कहना गलत लगता है। निश्चित तौर पर इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, हर पार्टी में रह चुके हैं और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिए जाने पर विरोध जताया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में कहा, भारत सरकार ने नेताजी मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार देकर नेताजी के व्यक्तित्व, कृतित्व और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान का उपहास उड़ाया। यदि नेताजी को सम्मान देना ही था तो भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित करना चाहिए था। मौर्य ने पार्टी के अन्य नेताओं से मांग की कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। आपको बता दें, सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों रामचरितमानस को लेकर की गई टिप्पणी पर भी घिरे हुए हैं। तो कोई नई बात नहीं है कि वो अपनी टिप्पणियां देते हैं और उस पर कंट्रोवर्सी होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी से हिंदू संगठनों में खासी नाराजगी है। मौर्य के खिलाफ नारेबाजी कर लोग जगह जगह उनका पुतला फूंक रहे हैं। अब सपा प्रवक्ता हैं आईपी सिंह, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही विचार व्यक्त किए। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि धरती पुत्र स्वर्गीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न को छोड़कर दूसरा कोई सम्मान नहीं फबता। हम सभी के आदरणीय नेताजी को अविलंब भारत रत्न देने की घोषणा की जाए। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण मिलने पर शिवपाल यादव ने खुशी जाहिर की, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि भारत रत्न भी मिलना चाहिए। अब ये एक बैलेंस टिप्पणी लगती है, मतलब आप पद्म विभूषण का स्वागत कर रहे हैं और फिर भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, तो समझ में आता है।
सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण मिलने पर खुशी जताई है। शिवपाल यादव ने कहा कि नेताजी ने हमेशा देश प्रदेश के किसानों, गरीबों, नौजवानों की आवाज को बुलंद किया है, इसीलिए मिला है नेताजी को पद्म विभूषण। भारत रत्न के सवाल पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि नेताजी जब रक्षा मंत्री रहे तो उन्होंने जवानों की आवाज को बुलंद किया। उन्होंने कहा कि सरकार से उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। मुलायम सिंह यादव के पुत्र वधु और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने भी नेताजी को भारत रत्न देने की मांग की। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, मुझे लगता है कि नेताजी को यह सम्मान पहले ही दिया जाना चाहिए था। सरकार से हमारी मांग है कि नेताजी को भारत रत्न दिया जाए। बीजेपी नेताओं ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और बीजेपी सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी भारत के बहुत ही सम्मानित नेता थे। पद्म विभूषण पर मुलायम सिंह यादव के प्रति हृदय से सम्मान करते हुए मैं उनके व्यक्तित्व को अभिनंदन प्रदान करता हूँ। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि स्वामी प्रसाद जी को सद्बुद्धि दे ताकि उनका लोक परलोक सब बेहतर हो जाए। ये स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर एक तरीके से पलटवार भी हुआ। वहीं अपर्णा यादव जो कि बहू हैं, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है, उन्होंने कहा, नेताजी हमेशा कहते थे कि जो भी चीज़ सम्मान से मिले उसे स्वीकार करना चाहिए, जो मिल गया है उसे खुशी से स्वीकार करें, ना कि उस पर सवाल उठाना चाहिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उन्होंने कहा, मुलायम सिंह यादव का एक बड़ा कद था। वो उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय थे और उन्होंने प्रदेश का नेतृत्व किया। मैं उन्हें पद्म विभूषण प्रदान किए जाने के सरकार के निर्णय का स्वागत करता हूँ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिया जाना एक स्वागत योग्य कदम है। यह दर्शाता है कि सरकार बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास और सबके सम्मान के नारे के साथ काम कर रही है। दूर विरोधी होने के बावजूद कई मौकों पर मुलायम सिंह यादव और भाजपा के बीच काफी नजदीकी रिश्ते देखने को मिले। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में मंडल और कमंडल की राजनीति के बीच न सिर्फ कांग्रेस का यूपी से बोरिया बिस्तर समेटने में प्रमुख किरदार रहे, बल्कि अयोध्या आंदोलन में उनकी भूमिका ने हिंदुत्व की विचारधारा से जन्मी भाजपा को भी अपने राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने में मदद की थी। दूर विरोधी होने के बावजूद कई मौकों पर मुलायम और भाजपा के बीच काफी नजदीकी रिश्ते भी देखने को मिले। इन रिश्तों ने न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश की राजनीति में भी काफी उथल पुथल की। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की विदेशी नागरिकता का मुद्दा उठाकर उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का विरोध हो या लखनऊ का साड़ी कांड, मुलायम सिंह यादव ने बतौर मुख्यमंत्री पूरा मामला शांत कराकर लोकसभा चुनाव में पर्दे के पीछे से अटल बिहारी वाजपेयी के मददगार की भूमिका निभाई थी। वैचारिक और राजनीतिक दोनों ही स्तर पर विरोधी होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी कई मौकों पर मुलायम सिंह यादव की नजदीकी की खबरों की सुर्खियां बनती रहीं। यह भी लोगों को याद होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में खुद जिस तरह नरेंद्र मोदी को फिर जीतकर आने और सरकार बनाने की शुभकामनाएं दी थी, उसने भी राजनीतिक क्षेत्र में बहुत हलचल पैदा की थी। तो ऐसे थे नेताजी का अपना व्यक्तित्व था। धरती पुत्र का टाइटल जो है ये कहीं सरकार से नहीं मिला, ये सम्मान जनता की तरफ से मिला। उनको धरती पुत्र कहा जाता है आज भी। तो कई टाइटल होते हैं। अब जैसे महात्मा गांधी के लिए भी कई बार कहा जाता है नोबेल नहीं मिला अभी तक। ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो अपने आप में किसी सम्मान को सम्मानित कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए मुलायम सिंह यादव की हैसियत वही है, तो उनके लिए भारत रत्न की मांग पूरी तरह से जायज़ दिखाई पड़ती है। जब समाजवादी पार्टी या मुलायम सिंह यादव परिवार की तरफ से ये मांग उठती है, वो इसके लायक दिखाई भी देते हैं। लेकिन पद्म विभूषण देकर अपमानित कर दिया, उपहास उड़ा दिया, इस तरह के शब्द भी ठीक नहीं है। पद्म विभूषण की अपनी गरिमा है। पद्म विभूषण कोई छोटा सम्मान नहीं, तो नेताजी का सम्मान तो किया गया है, बड़ा सम्मान मिला है। अब देखते हैं भारत रत्न पर क्या विचार हो। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, भारत रत्न मिलना चाहिए नेताजी को? तो यदि आपको लगता है तो आप अपना कमेंट जरूर करें। देश के सर्वोच्च सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कार है। इस बार यह सम्मान पाने वालों में से 4 नेता भी शामिल हैं। इनमें दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव, कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा, मणिपुर में बीजेपी के थोना ओजम चौबा सिंह और त्रिपुरा के दिवंगत नेता नरेंद्र चंद्र देव वर्मा शामिल हैं। पिछले साल 10 अक्टूबर को लंबी बीमारी के बाद समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया था। मुलायम सिंह यादव को लिस्ट में शामिल करने के सियासी मायने भी हैं। मुलायम सिंह यादव ओबीसी के बीच देश में सबसे सम्मानित नामों में से एक रहे हैं, जिन्हें बीजेपी लुभाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी काफ़ी समय से ओबीसी को लुभाने की कोशिश कर रही है, जिसमें उसको उतनी कामयाबी नहीं मिल सकी है, क्योंकि इस समुदाय में अभी भी सपा की पकड़ मजबूत है और कुछ पकड़ बहुजन समाज पार्टी की भी यहाँ अच्छी देखने को मिलती है। लिस्ट में एक और नाम है जो काफी चर्चाओं में रहा है, वो है कर्नाटक के नेता एसएम कृष्णा। वो राज्य में शक्तिशाली वोकालिंगा समुदाय के नेता हैं। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वोकालिंगा समुदाय को लुभाने के लिए एसएम कृष्णा को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया है।
वहीं त्रिपुरा के आदिवासी नेता एनसी देव वर्मा को राज्य में मतदान से कुछ दिन पहले पद्मश्री के लिए चुना गया। पूर्वोत्तर से थोनाओजम चौबा सिंह को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पूर्वोत्तर वो राज्य हैं जो बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, चुनावी राज्य भी हैं। आप देखिए, इनमें खास तौर पर कर्नाटक और पूर्वोत्तर के राज्य तो इसी बार के चुनाव में और हाल में ही चुनाव वाले राज्य देखने को मिलते हैं। बेशक उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वो बड़ी सियासत है, वहाँ पर मुलायम सिंह यादव जी का हाल में निधन होना, उसके बाद में केंद्र की सत्ता का दरवाज़ा जो है वो उत्तर प्रदेश को माना जाता है। तो वहाँ पर बहुत सारे समीकरण हैं जिनको आने वाले समय में भी साधा जा सकता है, लेकिन मुलायम सिंह यादव के प्रति एक सम्मान दिखाने की कोशिश की गई है। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि इन सभी को पद्म पुरस्कार देकर क्या साधने की कोशिश की जा रही है। क्या मोदी सरकार इनको सम्मानित करके कुछ हासिल करना चाहती है? इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की। समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव 8 बार यूपी विधानसभा के लिए चुने गए, 7 बार सांसद के रूप में कार्य किया। इसके अलावा संयुक्त मोर्चा सरकार में वो रक्षा विभाग और 3 बार यूपी के सीएम रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में ओबीसी समुदाय के बीच उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है और समाजवादी पार्टी की जो पकड़ बनी है और एमवाय समीकरण जिसको मुस्लिमों में, यादवों में जो पकड़ बनी है, उसका श्रेय जो है वो पूरी तरह से मुलायम सिंह यादव को जाता है। उन्होंने स्ट्रैटेजिकली रणनीति के तहत अपनी पार्टी को बहुत मजबूत किया। हालांकि बीजेपी का कहना है कि मुलायम सिंह को पद्म पुरस्कार के लिए चुनना सिर्फ उनके प्रति सम्मान है, लेकिन माना जा रहा है कि इसके कई सियासी मायने हैं। तमाम किस्म की एनालिसिस होती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस लोकसभा सीट से सांसद हैं। ऐसे में वो चाहेंगे कि हर हाल में हारी हुई लोकसभा सीटों को जीतें। हारी हुई 14 सीटों में से 3 सीटें मैनपुरी, संभल, मुरादाबाद सपा के पास गई। इन 3 सीटों पर जीत तभी मुमकिन है जब मुलायम सिंह यादव से लगाव रखने वाली जनता के दिल में बीजेपी पैठ बनाए। मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण देना बहुत कुछ बीजेपी के लिए सपा के पारंपरिक वोटर के रूप को नरम कर सकता है, खासकर ऐसे वोटर को जिसका अखिलेश यादव से मोहभंग हो गया हो और जो सपा का मजबूत राजनीतिक भविष्य न देखता हो। एसएम कृष्णा की बात कर लेते हैं। एसएम कृष्णा बहुत महत्वपूर्ण नाम दिखाई दे रहा है और उनको लेकर भी कई राजनीतिक एनालिसिस आपको देखने को मिलेगी। उनको सम्मानित किया जाना ये किस तरीके से फायदेमंद हो सकता है? कृष्णा भले ही वर्तमान में राजनीति में उतने सक्रिय नहीं है, लेकिन कर्नाटक की राजनीति में उनका चेहरा बहुत बड़ा है। उन्हें कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े नेता एचडी देवेगौड़ा के बाद सबसे प्रमुख वोकालिंगा नेता माना जाता है। उन्होंने 5 दशकों का समय कांग्रेस में बिताया। कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं, लेकिन हाल में बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर के दौरान मुख्यमंत्री, विदेश मंत्री, महाराष्ट्र के राज्यपाल जैसे शीर्ष पदों पर कार्य किया है। एसएम कृष्णा के बीजेपी में शामिल होने को पार्टी द्वारा राज्य में पैर जमाने के प्रयास के रूप में देखा गया। हालांकि पार्टी तो हो ही गई, मजबूत सरकार चला रही है और कर्नाटक में जब कमल खिला था तो माना जा रहा था ये बहुत बड़ी कामयाबी। दक्षिण के किसी राज्य में बीजेपी का आना ये बहुत ऐतिहासिक जीत मानी गई थी बीजेपी की, और निश्चित तौर पर थी भी, क्योंकि दक्षिण की राजनीति में बीजेपी के पैर अभी उस तरह से नहीं जम पाए जैसे उत्तर की राजनीति में जमे हुए। तो एसएम कृष्णा जो है वो एक ऐसा चेहरा है। हालांकि इस कदम से भाजपा को कभी कोई गंभीर राजनीतिक लाभ नहीं मिला, ये बात भी सही है, लेकिन एसएम कृष्णा को इस पुरस्कार के लिए चुना जाना उनके समुदाय में अपनी पकड़ मजबूत करने के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन किसी एक एसएम कृष्णा को जैसे आपने सम्मानित कर दिया है तो वोकालिंगा समुदाय पर बहुत बड़ा असर हो जाएगा, ये कहना भी थोड़ा जल्दबाजी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो सम्मान होते हैं इनको देखने के दोनों नज़रिए होना चाहिए। एक तो आप राजनीतिक तरीके से इसकी बहुत सारी एनालिसिस की जाती है, देखा जाता है क्या नफ़ा नुकसान है, होता भी है जब राजनीतिक लोगों को ये पुरस्कार मिलते हैं। और आज की तो खैर ये बहस है नहीं, ये बहस बहुत पुरानी है। ये भी माना जाता है कि अन्य क्षेत्रों से, राजनीति के बजाय अन्य क्षेत्रों से ज़्यादा लोगों को इनमें चुना जाना चाहिए। लेकिन जब चुनावी वर्ष होते हैं तो हम देखते हैं राजनेताओं के चेहरे जो हैं वो ज़्यादा सामने आते हैं, और ये ऐसा किसी एक सरकार के समय पर नहीं होता है। कई सरकारों के समय पर, हर सरकार के समय पर इसी तरीके से पद्म पुरस्कारों को लेकर कई बार बहस होती रही है। तो निश्चित तौर पर जब राजनेताओं को ये पुरस्कार मिल रहा है तो उसके राजनीतिक मायने निकाले ही जाते हैं, इस तरीके से उसको एनालाइज किया ही जाता है। अब एक और नाम है एनसी देव वर्मा जी का। तो त्रिपुरा के पूर्व राजस्व मंत्री हैं एनसी देव वर्मा, और इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी आईपीएफटी के संस्थापक अध्यक्ष थे वो।
ये पार्टी भाजपा के लिए एक मूल्यवान सहयोगी रही है, क्योंकि उसने 2018 में राज्य में अपनी पहली सरकार बनाई थी। और ये बहुत बड़ी, देखिए जैसे दक्षिण की राजनीति के विषय में मैंने आपसे कहा, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट की राजनीति रही बीजेपी के लिए। वहाँ पैर जमाना, वहाँ पर एंटर होना, अपनी ज़मीन को मजबूत करना, ये वो जगह हैं जहाँ पर बीजेपी पनप नहीं पाई थी। अब अगर आप कांग्रेस के लिहाज से देखें तो कांग्रेस जो है वो एक सबसे पुरानी पार्टी है, और कांग्रेस के पास में आप बड़ा काडर देखते हैं। आप देखते हैं कि दक्षिण से लेकर उत्तर तक किस तरीके से उनके पास में पूरा काडर देखने को मिला, या फिर पूरब से लेकर पश्चिम तक भी चलेंगे तो आपको यही स्थिति देखने को मिलेगी। बेशक पार्टी कमजोर है, लेकिन काडर बहुत मजबूत है। बीजेपी ने अपने काडर को मजबूत किया है, लेकिन उत्तर भारत में जितना मजबूत है उतना दक्षिण और नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत अच्छी पकड़ हो गई है। तो ये बीजेपी की बड़ी रणनीतिक जीत थी, और उसमें ऐसे सहयोगी जो है बड़े काम आए। तो देव वर्मा को पद्मश्री ऐसे समय में मिला है जब IPFT भाजपा से दूर होती जा रही है, और देव वर्मा 5 दशकों से त्रिपुरा की जनजातीय राजनीति से जुड़े हुए थे। तो इसके भी कई सियासी मायने लगाए जाएंगे, मनाने के लिए है, पकड़ मजबूत रखने के लिए है, क्या इसके मायने हो सकते हैं। अब थौना ओजम चौबा सिंह, ये भी एक और नाम है। कांग्रेस के पूर्व नेता हैं थौना ओजम चौबा सिंह। इन्होंने 5 बार नंबोल विधानसभा सीट जीती, और 1994 से 1995 तक मणिपुर के उप मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद वो आंतरिक मणिपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने भी गए, और राज्य में कांग्रेस के प्रमुख बने। 1998 और 1999 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा के लिए फिर से चुने गए, और बाद में चौबा सिंह 2004 के आम चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए थे। आम चुनाव जीतने के बाद उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शामिल भी किया गया था। वो मणिपुर भाजपा अध्यक्ष भी बने, और 2006 तक इस पद पर रहे। अपनी खुद की मणिपुर पीपल्स पार्टी यानी MPP बनाने के बाद वो भाजपा में लौट आए, और 2012 में उन्हें फिर से राज्य पार्टी अध्यक्ष नामित किया गया था। और प्रणब मुखर्जी जी का नाम जो है वो अवश्य आना चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति रहे देश के। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सम्मान देकर बंगाल में क्या बीजेपी जमी थी, ये भी एक एनालिसिस की जाती है। प्रणब मुखर्जी क्योंकि कांग्रेस के बहुत पुराने नेता रहे थे, लेकिन फिर वो एक देश के सर्वोच्च पद पर, संवैधानिक पद पर थे, तो पार्टीगत राजनीति से वैसे भी, लेकिन ये देखा गया है कि एक दूरियां होती हैं। अब राज्यपालों को, वो भी एक संवैधानिक पद होता है, इतना महत्वपूर्ण पद है, लेकिन अलग अलग राज्यों में जो सियासत चल रही है मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन प्रणब मुखर्जी या प्रणब दा के नाम से जो मशहूर थे, उनकी राजनीति करने का तरीका अलग था। बहरहाल भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार के साल 2019 में नागरिक सम्मानों की घोषणा ने भी खासी सुर्खियां बटोरी थी। इसमें पश्चिम बंगाल से आने वाले देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कांग्रेस पृष्ठभूमि से आने वाले प्रणब दा को सम्मानित किए जाने को लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में चर्चा का माहौल खूब गरमाया। इस घोषणा ने भाजपा को पश्चिम बंगाल में चर्चा में ला दिया। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के विकल्प के रूप में पार्टी को देखा जाने लगा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इसका खासा प्रभाव दिखा। पार्टी ने बंगाल के राजनीतिक मैदान में जबरदस्त प्रदर्शन किया। मोदी लहर का असर वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में नहीं दिखा, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 18 सीटों पर जीत मिली थी। पश्चिम बंगाल में साल 2014 के आम चुनाव में भाजपा 2 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी। इस प्रकार 16 सीटों का फायदा हुआ था। वहीं कांग्रेस 2 सीटों के नुकसान के साथ 2 ही सीटें जीतने में सफल हुई थी। सबसे बड़ा झटका ममता बनर्जी को लगा था। 2014 के चुनाव में TMC ने 36 सीटों पर जीत दर्ज की थी, और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 22 सीटों पर जीत हासिल कर पाई। इस प्रकार ममता बनर्जी को 14 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा। इस जीत में प्रणब दा के सम्मान के बाद उनके संबद्ध रहे वोटर्स का भाजपा की तरफ रुझान भी एक वजह माना जा सकता है। हालांकि ये बहुत दूर की कौड़ी है, जैसा मैंने पहले SM कृष्णा के विषय में भी आपको बताया, कहना बड़ी जल्दबाजी होती है। सचमुच में ये जो सम्मान होते हैं, इनकी गरिमा जो है वो इसी में है कि आपने राजनीति की जाती है, अलग अलग दलों के साथ अलग अलग लोग करते हैं, लेकिन फिर बाद में राजनीति से ऊपर उठकर निर्णय लिए जाते हैं जब इन सम्मानों की बारी आती है। फिर भी ये माना जाता है कि जिस व्यक्ति को सम्मान दिया जा रहा है उससे क्या तत्कालीन सरकार या जो भी सरकार उस सम्मान को दे रही है, उस सरकार के कोई राजनीतिक हित हो सकते हैं। लिहाजा इस तरह के एनालिसिस सामने आती है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले अलग अलग सम्मान हैं, और ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के तौर पर जाने जाते हैं। भारत सरकार द्वारा नागरिकों को भारत देश और समाज के लिए की गई उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। भारत रत्न सबसे बड़ा होता है, हम सभी जानते हैं, और फिर पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म सम्मानों में पद्म विभूषण सबसे बड़ा होता है, फिर पद्म भूषण होता है, पद्मश्री होता है। पद्म विभूषण से नवाजे गए मुलायम सिंह यादव, तो मांग उठने लगी कि भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया, और प्रणब दा को भारत रत्न दिया गया था।
तो ये भारत रत्न को लेकर हो, पद्म सम्मानों को लेकर हो, राजनीति होती रही है। और सम्मान देने के पहले भी क्या राजनीतिक मंशा जहन में होती, ये एक बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न मैं आपके सामने भी छोड़ता हूं। आपको क्या लगता है, क्या राजनीतिक निहित स्वार्थों के लिए या कोई फायदा मिल सके के आधार पर सम्मान दिए जाते हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर रखें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।